बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन बी 3 बच्चों इसको नियासिन का नाम दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह हमने राइबोफ्लेविन पढ़ा था विटामिन बी 2 था, इसी तरह नियासिन जो है विटामिन बी 3 होता है। और जैसे आपने टीसीए साइकिल में एफएससी के अंदर पढ़ा था कि एफएडी जो है वो उससे एफएडीएच2 बनता है, वहीं पर आपने जब अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज वाला रिएक्शन पढ़ा था तो आपने एक पढ़ा था कि एनएडी जो है वो एनएडीएच2 के अंदर कन्वर्ट होता है। तो वो जो एनएडीएच2 था या NAD था वो बेसिकली आपका विटामिन बी 3 का डेरिवेटिव था। ठीक है, सोर्सेज इसके क्या है, मीट है, एग्स हैं, ठीक है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है सॉरी बच्चे, असल में मैं वापस आ गया हूँ घर। तो आजकल जो है बच्चे जो है इंटरप्ट करते हैं दरमियान में, तो उनको थोड़ा साइड पे किए। तो मैं बता रहा था कि विटामिन बी 3 जो है नियासिन को कहते हैं। ठीक है, और NAD जो है वो इसका डेरिवेटिव होता है। NAD जो है वो नियासिन से बनता है, जिस तरह राइबोफ्लेविन से FAD बना था। ठीक है, और जब ये NAD जो है वो एक हाइड्रोजन बल्कि हाइड्राइड आयन जो है वो एक्सेप्ट करता है तो इससे बन जाता है NADH। तो आपको पता है कि ये भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और लास्ट टाइम एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था जब एंजाइम्स पढ़ाए थे आप लोगों को कि NADH और NADPH जिसमें P फॉस्फेट भी आता था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, दोनों का फंक्शन तकरीबन सेम है। ठीक है, तो फिर दोनों कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो जो आपका NADPH होता है फॉस्फेट वाला, वो सिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर जो है वो यूज हो रहा होता है, जबकि जो कैटालिटिक रिएक्शंस होते हैं जिनमें ब्रेक डाउन हो रही होती है उनके अंदर NADH2 जो है वो यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये देखें नियासिन, नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे जो है NAD बनता है और NADP बनता है। ठीक है, NAD जो है ये भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, इससे NADH2 बनता है, और NADP ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये सिंथेटिक रिएक्शंस के अंदर होता है, तो ये इससे NADPH2 जो है वो बनता है। तो नियासिन के अलावा जो है ट्रिप्टोफैन जो है ये भी इसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और निकोटिनामाइड ये भी एक सब्सटेंस है, एमाइड है, प्रोटीन इन नेचर है, तो ये भी जो है डाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, इससे भी नियासिन बनता है। यहाँ पर एक मजेदार बात, नॉर्मली हम कहते हैं कि विटामिन जो है हमारी बॉडी नहीं बना सकती, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गई है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से नियासिन बना सकती है। 60 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन के हों तो 1 मिलीग्राम नियासिन जो है उससे बनती है, और हमारी बॉडी खुद बनाती है। इसलिए हार्पर की एक लाइन है, हार्पर लिखता है कि नियासिन इज नॉट अ स्ट्रिक्टली विटामिन। ठीक है, ये अगर हम रूल्स अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग ये नियासिन जो है वो विटामिन ही नहीं बनता। ठीक है, लेकिन ये विटामिन के अंदर ही हम इसको काउंट करते हैं। फंक्शन इसका अब हमने बता दिया। ठीक है, अब नियासिन की डेफिशिएंसी, बल्कि यहाँ से फंक्शन थोड़े से इसने बताए हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये अब सेकेंड ईयर के अंदर जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे ना तो उनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो जो डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम्स होते हैं, जिस तरह पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हमने कल पढ़ा था। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज टीसीए साइकिल के से ऊपर जो होता है, पायरुवेट से जो एसिटाइल कोए बनवाता है, तो उस वहां पर भी NAD जो यूज हो रहा होता है। टीसीए साइकिल में दो बन रहे होते हैं NADH2 जो है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्लोरोफिल जब प्लांट्स पढ़े थे तो वहां पर आपने NADPH के रिएक्शंस पढ़े थे।
तो डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म्स के अंदर जैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है, इसके अलावा टीसीए साइकिल के अंदर, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फैट के अंदर भी होती है। देन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम में भी इसका रोल होता है, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, फटीग, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी, ठीक है। अब नियासिन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि एक इम्पोर्टेंट रोल जो है जो लिखा हुआ है लिपनकॉट के अंदर, और ये एससीक्यू आ चुका है। जब मैंने फर्स्ट ईयर का प्रॉफ दिया था तो यही जो है आया था कि नियासिन जो है वो कैसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम करता है बॉडी के अंदर। तो नियासिन बेसिकली जो लिपोलाइसिस होती है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन होती है। लिपिड्स दो जगह आपके स्टोर होते हैं, लिवर के अंदर और एडिपोज टिश्यूज के अंदर, ठीक है। नॉर्मली कुछ हद तक थोड़े बहुत मसल्स के अंदर भी होते हैं। तो मेन जो है एडिपोज टिश्यू होता है इनमें। तो यहाँ पर जब बॉडी को रिक्वायर होते हैं एनर्जी के लिए तो इनकी लिपोलाइसिस होती है और फ्री फैटी एसिड्स जो है ना उनको ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। कुछ डिजीजेस के अंदर क्या होता है कि जब फैट का लेवल हाई हो जाता है तो ज़ाहिर है जब एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है तो वो स्टोर नहीं करता, तो ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स का लेवल हाई रहता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ये लिपोलाइसिस को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर के अंदर आप पढ़ेंगे कि नियासिन उन एंजाइम्स को ब्लॉक करता है और लिपोलाइसिस नहीं होने देता, ठीक है। लिपोलाइसिस नहीं होती तो लिपिड्स की ब्रेक डाउन नहीं होती जो पहले से मौजूद है, ठीक है। जब उनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी तो ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड जो है वो रिलीज नहीं होते। दूसरा ये काम क्या करता है कि क्योंकि लीवर भी जो है हमारा वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बना रहा होता है। अपने एफएससी के अंदर वो रिएक्शन पड़ा था कि ग्लिसरॉल का 3 एसिटिक एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाया जाता है जबकि उससे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनता है, ठीक है। वो थर्ड के सेकंड चैप्टर था फर्स्ट ईयर का, जिसके अंदर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस आपने पढ़ी थी। तो ये सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है लीवर के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये लिपोलाइसिस नहीं होने देता, दूसरा ये नए फैट्स जो है उसको बनने नहीं देता, जिस वजह से बॉडी के अंदर जो है वो फैट का लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसी वजह से जो बॉडी बिल्डर्स हजरात होते हैं वो नियासिन को यूज कर रहे होते हैं बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि उन्हें प्रोटीन का लेवल हाई चाहिए होता है, उन्हें फैट अपना बर्न करना होता है और वो प्रोटीन जो है उसकी उसका एनाबॉलिक एनाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। अब सीरम के अंदर कुछ चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल। ये क्या चीजें होती हैं? वैसे इनका कंसर्न जो है वो सेकेंड ईयर के साथ है मेनली। तो आप जब फैट भी पढ़ेंगे तो आप इनको सिर्फ जो है इनके नाम पढ़ेंगे और इनका फंक्शन जो है आपने जस्ट याद करना है फर्स्ट ईयर के अंदर, ये फैट के अंदर है। तो वहां पर आप जस्ट इनका फंक्शन और नाम याद करेंगे, जबकि इनका पूरा मैकेनिज्म और डिटेल्स जो है सेकेंड ईयर के अंदर है। एलडीएल क्या होता है, ये बेसिकली जितने भी है ना मॉलिक्यूल, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, काइलोमाइक्रोन्स, इनको कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। वाई दे आर कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स, क्योंकि इनके अंदर जो है क्या चीज होती है, इनके अंदर लिपो मींस लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन कंटेंट होता है, ठीक है। तो उस बेस पे इसकी डेंसिटी होती है। अगर प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है तो इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर जो है प्रोटीन का लेवल कम है तो इसको कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। अगर प्रोटीन का लेवल बहुत ही कम है इस कॉम्बिनेशन के अंदर तो इसको कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। समझा गई बात की कि एलडीएल बेसिकली लिपोप्रोटीन्स हैं। लिपोप्रोटीन क्या चीज होती है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आप कह रहे हैं, जिस तरह आपने एफएससी के अंदर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, इसके अंदर एक लिपिड होता है और एक प्रोटीन होती है, इसलिए इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन। प्रोटीन के कंटेंट की बेस पे इसकी डेंसिटी डिफाइन होती है। अगर लिपोप्रोटीन के अंदर जो है वो जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम है तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर बहुत ज्यादा कम है तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, अगर कंटेंट ज्यादा है तो इसको एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। और इसके अलावा एक काइलोमाइक्रोन होता है, उसके अंदर तो प्रोटीन कंटेंट सबसे कम होता है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जो एलडीएल है ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। एलडीएल आपका कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, जबकि वीएलडीएल जो होता है ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसके रेलेवेंट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको वैसे क्लिनिकल क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहूंगा। एलडीएल जो है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और हमारी बॉडी के अंदर हमने कहा ऑक्सीडेंट्स होते हैं,
ठीक है, वो ऑक्सीडेशन करते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और जब एलडीएल की ऑक्सीडेशन होती है ना, वो ऑक्सीडेंट्स इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये ब्लड वेसल्स के साथ चिमट जाता है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, यहाँ तक कि एथेरोस्क्लेरोसिस आपकी डिजीज जो है वो होना शुरू हो जाती है, और वहां से फिर एम्बोलिज्म बनते हैं। ठीक है, तो ये एलडीएल का रोल जो है, एलडीएल आपकी बॉडी के लिए डेंजरस होता है। नॉर्मल लेवल ठीक है, लेकिन अगर इसका लेवल हाई हो जाए तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। और जो एचडीएल लेवल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, वो जो ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं पे कोलेस्ट्रॉल गिरा पड़ा होता है, एलडीएल ट्रांसपोर्ट कर रहा था तो कहीं 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 गिर जाता है उससे। ठीक है, जिस तरह बड़े बड़े ट्रक जो है वो कुछ सामान लेके जाते हैं तो उनमें से अक्सर कुछ ना कुछ नीचे गिर रहा होता है। तो पीछे जो सफाई का काम होता है, जो ब्लड के खाकरोब हैं, स्वीपर्स हैं, वो एचडीएल है। वो ब्लड वेसल्स में से जो भी गंद है, जो भी नुकसानदेह, जो भी डेंजरस चीज होती है, उसको उठाते हैं और दोबारा एलडीएल को दे देते हैं। तो एचडीएल का यही काम है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब यहाँ पर एक और क्लिनिकल पॉइंट, कि फीमेल्स जो हैं ये जल्दी नहीं मरती हैं, आपको पता है। फीमेल्स के बारे में मशहूर है कि ये मारकर मरती हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्यों मेल्स के अंदर हार्ट रेट का, सॉरी, हार्ट अटैक का जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं? क्यों हम आए दिन यही सुनते हैं कि जी फलां बंदा जो है उसको हार्ट अटैक हुआ और वो बंदा जो है वो मर गया? ठीक है, तो आपने खवातीन के बारे कभी नहीं सुना? हाँ, खवातीन के बारे में अक्सर आप सुनते हैं, मतलब अक्सर आप सुनते हैं कि नहीं वो उनको हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। ठीक है, बहुत कम होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। मेल्स के अंदर तो एस्ट्रोजन नहीं ना होता, फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है। तो वो एस्ट्रोजन क्या कर रहा होता है? वो एस्ट्रोजन एचडीएल का लेवल हाई करता है और एलडीएल का लेवल कम करता है। अब एचडीएल का लेवल अगर ज्यादा है तो वो तो हार्ट के लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। कैसे? कि वो एथेरोस्क्लेरोसिस होने नहीं देता। एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती तो हाइपरटेंशन जो है, जिसको ब्लड वेसल जिससे डैमेज होती है, वो नहीं होता। वो नहीं होता तो हार्ट अटैक नहीं होता। ठीक है, जबकि मेल्स के अंदर ये नहीं होता। तो मेल्स के अंदर क्या चीज जो है वो एचडीएल लेवल इंक्रीज करवाती है? तो वो एक्सरसाइज है। फिजियोलॉजिकल चीज अगर मैं बताऊं तो एक्सरसाइज जो है मेल्स के अंदर, इवन फीमेल्स के अंदर भी जो है ना, एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है। एक्सरसाइज बॉडी के अंदर जो है, जहां पर इंसुलिन की जो है यूसेज को इंक्रीज करवाता है, वहीं पर एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल लेवल को इंक्रीज करवा रहा होता है। तो जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। तो ये क्लिनिकल पॉइंट वैसे ही मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपने जस्ट, ये जो जितनी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं लिपन कॉर्ड के अंदर, वो आपने जरूर याद करनी है। ठीक है, नियासिन, बच्चे क्या नियासिन के बारे में दोबारा बताना, स्पेसिफिकली बताया करें, क्योंकि मैंने तो इतना कुछ बता दिया। नियासिन के बारे में क्या आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर अवैस, जया? तो ये जो है, क्योंकि नियासिन इन दोनों का लेवल कम कर रहा होता है, एलडीएल लेवल और वे एलडीएल लेवल। तो जब इनका लेवल कम होगा तो, क्योंकि एलडीएल जो है वो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अगर वीएलडीएल लेवल कम हो रहा है तो उससे ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ये फैट का लेवल हमारी बॉडी में कम करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया टाइप 2, ये सेकेंड ईयर के अंदर आप डिजीज पढ़ेंगे। ये एक डिजीज है जिसके अंदर लिपोप्रोटीन्स का लेवल हाई हो जाता है, एलडीएल और वीएलडीएल का। तो ये उसकी डिजीज, उस डिजीज में ट्रीटमेंट के तौर पर यूज हो रही होती है। एक्सरसाइज का इफेक्ट ये होता है बच्चे कि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के अंदर एचडीएल लेवल इंक्रीज होता है। एचडीएल लेवल इंक्रीज होता है और एलडीएल लेवल कम होता है, जो कि नॉर्मली फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का काम भी है। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज भी करें फीमेल्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि अगर वो एक्सरसाइज करें तो उनके अंदर तो ड्यूअल इफेक्ट हो जाएगा, तो वो ज्यादा सेहतमंद रहती है। लेकिन मेल्स के अंदर तो जरूरी है, मेल्स अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, और जो मैंने इंसुलिन का बताया कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर इंसुलिन, डायबिटीज टाइप 2 आपको पता है उसके अंदर इंसुलिन बन रही होती है लेकिन उसके रिसेप्टर्स में इशू होता है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स को एक्सरसाइज रिकमेंड की जाती है, वॉक रिकमेंड की जाती है। क्यों? क्योंकि वॉक का सेम इफेक्ट है जो इंसुलिन का होता है। इंसुलिन का काम ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके आना है, तो यही काम जो है वो जो है आपकी एक्सरसाइज का होता है। ठीक है, अगर ये डेफिशिएंसी हो जाए नियासिन की तो क्या होता है?
नियासिन की डेफिशिएंसी से जो है प्लेग्रा एक डिजीज है वो हो जाती है। प्लेग्रा की 3 सिम्टम्स है। प्लेग्रा एक डिजीज है जो कि नियासिन की डेफिशिएंसी से होती है। जस्ट अ मिनट बच्चे। जी, प्लेग्रा में बता रहा था, प्लेग्रा जो है ये वो डिजीज है जो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें होता क्या है कि ये आपके 3 सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। एक तो आपकी स्किन, दूसरी जीआईटी, और तीसरी जो है आपका सीएनएस। जब ये स्किन को इफेक्ट करती है तो आपकी स्किन जो है डर्माटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन या सोरियोसिस, इस तरह की कंडीशंस होना शुरू हो जाती हैं। डायरिया, जीआईटी इफेक्ट होगी तो डायरिया हो जाएगा, और सीएनएस इफेक्ट होगा तो आपको डिमेंशिया, डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को, ठीक है, जो आपने विटामिन B1 के अंदर भी पढ़ा था, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम के अंदर। और अगर ये तीनों जो है इनको ट्रीट ना किया जाए तो इससे पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। बच्चे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना दानियाल डॉक्टर साहब, अभी मैंने एक डिजीज बताई है, बाकी भी बताता हूँ। ये तो एक डिजीज है प्लेगरा, ठीक है मेरे बच्चे। प्लेगरा के अलावा भी ये लिपन कॉर्ड पर प्लेगरा लिखी हुई है और छोटा सा हार्टनप लिखा हुआ है, तो ये भी एक डिजीज है। हार्टनप डिजीज क्या होती है? हार्टनप डिजीज के अंदर वैसे ये जो सिम्टम पेशेंट आपको नजर आ रहा है ना, ये प्लेगरा के अंदर भी उसको यही ऐसे ही पेशेंट होता है। पेशेंट की ये सारा रेडिश हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, ठीक है, ज्यादातर रेडिश हो जाता है एरिया जो स्किन के ऊपर। हार्टनप के अंदर क्या होता है? हार्टनप भी प्लेगरा जैसी ही डिजीज है, सिम्टम सेम है, लेकिन इसमें जस्ट काज का जो है ना इटियोलॉजी डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, हार्टनप जो है इसके अंदर ये जेनेटिकल डिजीज है, इसमें जीन्स के अंदर प्रॉब्लम होता है। जीन्स में क्या इशू होता है कि मैंने बताया कि नियासिन जो है वो ट्रिप्टोफैन से भी बन सकती है, ठीक है, हमने स्टार्ट में पढ़ा नियासिन जो विटामिन है ये ट्रिप्टोफैन से भी बन सकता है। तो अगर ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन जो करवा रहा है ट्रांसपोर्टर जो है जीआईटी के अंदर, जब एब्जॉर्प्शन होती है तो वो कैसे होती है? वहां पर ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो जब ट्रिप्टोफैन का ट्रांसपोर्टर एब्सेंट होता है ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, तो ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, उससे नियासिन नहीं बनता। नियासिन नहीं बनता तो प्लेग्रा लाइक सिम्टम स्टार्ट हो जाती है, डायरिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया, ठीक है। इसको हम हार्टनप डिजीज कहते हैं। तो ये निमोनिक भी है, हार्टनप, ए आर फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, टी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन को इशू है, ठीक है। और ये जो है नर्वस सिस्टम को और आपके रिनल ट्यूब्यूल्स को इफेक्ट करता है, ठीक हो गया। तो इसमें प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स आती हैं, ये हार्टनप डिजीज है। और एक तीसरी डिजीज होती है, ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि प्लेग्रा के अंदर ये हाथ हाथ आप देख सकते हैं कैसे हो चुके हैं। फिर ये चेहरे के ऊपर जो है, और ये हाथ, ये गर्दन के अराउंड जो है, इस तरह इस पेशेंट के अंदर था ये वाला, ठीक है, इस तरह स्किन हो जाती है। इसके अलावा जो है एक डिजीज लिखी हुई है हार्पर के ऊपर, कार्सिनोइड सिंड्रोम। कार्सिनोइड सिंड्रोम में क्या होता है, लिवर के अंदर होता है ट्यूमर, ठीक है। अब वो ट्यूमर जो है बेसिकली कहाँ होता है, उन सेल्स के अंदर होता है जिन्होंने सेरोटोनिन बनाना होता है, ठीक है। तो हमने विटामिन सी जो है वो डिटेल से पढ़ा था। विटामिन सी के अंदर, बल्कि नियासिन के अंदर भी हमने, विटामिन B6 के अंदर भी हमने पढ़ा था, ट्रिप्टोफैन की हाइड्रोक्सिलेशन जब होती है तो उससे क्या बनता है, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन जो है जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो उससे जो है सेरोटोनिन बनता है, ठीक है। ये पाथवे है, मैं कोशिश करता हूँ अगर डायग्राम जो है वो मुझे मिल जाए इसकी पाथवे की। ये डायग्राम देखें जरा, ये देखें बस, आप इसको ऐसे देख लें। ये ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन से बनता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, ठीक है, जब इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है।
और जब इसकी डी कार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या रिमूव होती है इसमें से, तो इससे बन जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ठीक है, उस दिन हमने विटामिन B6 को अच्छी तरह डिस्कस किया था। तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन को सेरोटोनिन कहते हैं। अब होता क्या है कि इन सेल्स के अंदर जो सेरोटोनिन बना रहे होते हैं उनके अंदर ट्यूमर हो जाता है। अब वो क्या करते हैं, वो ट्रिप्टोफैन को यूज करके सेरोटोनिन की बहुत ज्यादा क्वांटिटी, मोर देन द नीड दैट इज रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा जो है ना वो सेरोटोनिन बनाना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आपका ट्रिप्टोफैन जो है वो सारा का सारा सेरोटोनिन सिंथेसिस के अंदर यूज हो जाता है। जब सारा का सारा ट्रिप्टोफैन जो है वो सेरोटोनिन बनाने के अंदर यूज हो जाएगा, तो वो नियासिन बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसी डिजीज को हम कहते हैं कार्सिनोइड सिंड्रोम। ठीक है, और ये लिवर के अंदर इशू होता है आपका। ठीक है, तो ये था हमारा नियासिन। अगर आपको समझ आई हो इस बात की तो मैं इसको देखता हूँ, अगर इसकी भी डायग्राम हो तो। ये डायग्राम इसकी है। वैसे टॉपिक हमारा एंड हो गया। ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही आपको जो है ना मैं कंफर्मेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि ये लीवर है, लीवर के अंदर इशू हुआ। तो लीवर बेसिकली जो इशू होता है वो सेरोटोनिन पाथवे में होता है। तो ट्रिप्टोफैन जो है वो सारा का सारा सेरोटोनिन बनाने में यूज हो जाता है, जिस वजह से इसका लेवल जो है वो कम हो जाता है और ये नियासिन बनाने के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो ये आपकी थी कार्सिनोइड सिंड्रोम। इसके अलावा हार्पर के अंदर एक लाइन लिखी हुई है ये वाली कि जो नियासिन है NAD, ये ADP राइबोसाइलेशन के लिए यूज होता है। ADP राइबोसाइलेशन क्या होती है, जिस तरह आपने हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ी, उसमें कौन सा ग्रुप ऐड होता है, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, और मेरी इसी तरह जो है आपने हेलोजिनेशन पढ़ी, हेलोजिनेशन के अंदर हेलोजन ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, तो इसी तरह ADP राइबोस ग्रुप जिसके अंदर ऐड होता है, उस रिएक्शन को कहते हैं ADP राइबोसाइलेशन। और अब आपने न्यूक्लियोटाइड्स भी काफी हद तक पढ़ ली है। ठीक है, तो उनके अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि ADP राइबोसाइलेशन जो है ये DNA रिपेयरिंग के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो ये एक लाइन जो है आपने हार्पर से देख लेनी है, ये हार्पर के अंदर लिखा हुआ, बाकी सारा कुछ रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। और कार्सिनोइड सिंड्रोम जो है ये भी आपको हार्पर से मिलेगा, लेकिन ये उस तरह डिटेल्स नहीं मिलेगी जिस तरह मैंने आपको पाथवे बता दिया कि वो पाथवे में इशू होता है। तो वो आपने जो मैंने बताया उसको याद रखो। ठीक है, तो ये था आपका नियासिन। इसके अलावा ये एक और लाइन लिखी कि साइक्लिक ADP राइबोज एंड निकोटिनिक एसिड, ये जो NAD से बनते हैं, ये जो ग्रुप्स हैं, ये सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो सेल का लेवल कैल्शियम का लेवल सेल के अंदर इंक्रीज होगा तो आपको पता है कैल्शियम कैल मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बनता है, जो हमने सेल सिग्नलिंग के अंदर पढ़ा था। उसके बाद वो फॉस्फोराइलेशन और सेल के रेस्पॉन्सेज के अंदर डिस्मेट हार्मोन्स के रिस्पॉन्स के लिए यूज हो रहा होता है। तो ये आपका NAD जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो सारे हो गए। मंडे से इंशाल्लाह जो हम फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है।